प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है आपकी लॉजिकल रीजनिंग से है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज की क्लास। ठीक है, कई मित्रों मुझसे कह रहे थे कि मैम आप बताएं इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसका ट्रिक बताएं। ए ई आई ओ फॉर्म कैसे सॉल्व होता है। तो मैं मेरी कॉपी से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसको मैं लाइव नहीं कर रही, क्योंकि लाइव करूँगी तो ये काफ़ी सारी चीज़ें धुंधली होंगी और बीच में कनेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने इसको ऐसे रिकॉर्डिंग किया है, तो आप इसको ध्यान से देखना। लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, AIEO फॉर्म। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगी कि आपको पता होना चाहिए कि कैसा कैसा प्रश्न आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारी पेपर 1 की क्लास में ये टॉपिक लगा हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न कम से कम 4 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न आपका आता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट वाला, जो कथन और तर्क के अनुसार प्रश्न आता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कारण व प्रभाव के अनुसार। ठीक है, इधर इंग्लिश में है, आप देख रहे हैं ना, कैस एंड इफेक्ट वाला प्रश्न आता है, कारण व प्रभाव वाला प्रश्न आता है। तीसरा जो प्रश्न आता है आपका कारण व परिणाम वाला प्रश्न आता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न कैसा आपका आ सकता है, कथन व तर्क के अनुसार प्रश्न आता है। एक कथन रहेगा, तर्क पूछा जाएगा। दूसरे में कारण पूछा जाता है और उसका प्रभाव क्या दिखता है ये पूछा जाता है। तीसरा है कारण व उसका परिणाम क्या है ये पूछा जाता है। और चौथा स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूजन भी साथ में रहेगा। तो कथन व निष्कर्ष दोनों साथ में रहते हैं। तो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा ये कथन और निष्कर्ष वाला आता है। ठीक है, पांचवा जो है आपका पूर्व धारणा, धारणा, मान्यता, ये वाले प्रश्न आते हैं। और छठवां जो आपके पेपर में आता है अनुमान या पूर्वानुमान वाला प्रश्न आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये जो है पूर्व धारणा, धारणा या मान्यता, या फिर ये जो है अनुमान, पूर्वानुमान, ये कहाँ आता है, ये इसका रिजल्ट कथन पर आधारित होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट कहाँ पर, कथन पर आधारित होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो चारों वाक्य हैं, ठीक है, कथन व तर्क है, कारण व प्रभाव है, कारण व परिणाम है, कथन व निष्कर्ष है, तो ये रियल लाइफ वाले कथन पर आधारित होते हैं। ठीक है, वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं ये चारों स्टेटमेंट। ये 4 प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं ये वास्तविक जीवन यानी रियल वाक्यांश पर, रियल वाक्य पर आधारित होते हैं। लेकिन ये जो दो हैं, ये जो दो आप देख रहे हैं, ये इसका रिजल्ट कथन पर आधारित होता है। ठीक है, एक चीज आप देखना कि यदि मैं रूल 1 की बात करूं, इसका पहला रूल कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में वनली लगा है, यानी एकमात्र या फिर केवल लगा होता है, तो ऐसे वाक्य को निग्लेक्ट कर देंगे, अर्थात फॉलो हम नहीं करेंगे। जहाँ पे ऐसा लिखा केवल, एकमात्र या केवल लिखा होता है, या फिर ऑलवेज हमेशा लिखा होता है, या फिर फ्यूचर के लिए कोई बात होती है, भविष्य के को लेकर कोई बात होती है, तो वहाँ हम उस वाक्य को निग्लेक्ट कर देंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे यदि ऐसा कुछ लिखा रहता है हमारे सेंटेंस में। आपको कौन से सेंटेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कथन व निष्कर्ष पर और अनुमान या पूर्वानुमान पर जो प्रश्न आते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आगे हम एक दूसरा, हाँ ये रूल भी आपके पेपर में बहुत आता है। दूसरा रूल जो आता है यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, ये आपके पेपर में आता ही आता है। पहले आप बेसिक से करो, आप इसको लिख लेना। जो लोग यूट्यूब के दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो कोर्स से मुझे देखेंगे, उनके लिए मैं ऑलरेडी ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन बंधु एक बात है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ना, बहुत दिक्कत होती है। समझ लेंगे तो बिल्कुल आप इसको, यहाँ से बनने वाला कोई प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल रूल 2 जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे काम करता है, यानी सार्वभौमिक सत्य पे काम करता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या व्यायाम करना सेहत के लिए लाभदायक है, तो दोनों ही क्या है, सत्य हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, यानी दोनों ही 100% सत्य हैं। जैसे हमने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर दोनों अभी हम बात करेंगे आगे चल के। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, हम रूल 3 की बात करें तो जैसे ये आपके जो मैंने कहा कि रियल लाइफ से जो जुड़ता है वहाँ पर ये चीज़ें लागू होती है। निगेटिव इम्पैक्ट कब पड़ता है, जब ऑलवेज रॉन्ग होता है हमारा सेंटेंस। निगेटिव पॉसिबिलिटी तब होती है जब ऑलवेज रॉन्ग हमारा सेंटेंस होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कब पड़ता है, जब ऑलवेज हमारा सेंटेंस कैसा होता है, या तो हमारा सेंटेंस उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यदि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसको हम हमेशा फॉलो करेंगे अपने सेंटेंस को, यानी कि हम वहाँ पर जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो सत्य होगा। और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम उसको फॉलो करेंगे, अपने रिजल्ट को हम ट्रू ही मानेंगे। लेकिन आपके पेपर में AEIO फॉर्म जो आता है, ये वाला जो आता है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक के अंतर्गत हम इसको पढ़ने वाले हैं।
थोड़ा सा एक रूल समझना आप, ठीक है। ये वाला डायग्राम समझना आप। तो यहाँ पे देखें आल SRI, फिर नो SRI, या फिर ये आपको समझ में आएगा, यानी इंग्लिश वालों को समझ में आएगा, हिंदी वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इस डायग्राम को समझो पहले। AEIO, ठीक है। तो ए और ई हमने देखा यहाँ पे कॉन्ट्रेरी है, मतलब ए का विपरीत ई है, लेकिन ए का उपाश्रित आई है, ठीक है। सब अल्टर है, ये सब अल्टर इधर भी है और इधर भी सब कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। इधर कॉन्ट्रेरी है, ये सब कॉन्ट्रेरी है और एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी व्याघातक है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में इस बार भी बना है और बार बार बन ही जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को आप लिख लो, आप स्क्रीनशॉट लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ गया ना ये वाला, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ आपको। अब जो AEIOU है, तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब है सभी के लिए, ठीक है, यानी सर्वव्यापी सकारात्मक। आपका जो वाक्य है वो सर्वव्यापी स्वीकारात्मक है, ओके। ये हमारा ए हो गया। ठीक है। अभी आगे 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 बात करूं तो ई फॉर्म जो है वो कोई नहीं के लिए, यानी सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं, जो आई फॉर्म है वो उसका मतलब होता है कुछ के लिए, यानी ए सभी के लिए यूज होता है। पिट्टू क्लास हो रही है, बाहर जाओ, ठीक है। ए सभी के लिए है, यानी इसका जो मतलब निकलेगा वो सेंटेंस में सर्वव्यापी स्वीकारात्मक होगा। ई का मतलब है कोई नहीं के लिए, तो सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य होगा। आई का मतलब है कुछ के लिए, अंश व्यापी सकारात्मक, कुछ यानी अंश थोड़ी मात्रा में। और ओ का मतलब होता है कुछ नहीं के लिए, बिल्कुल अंश व्यापी नकारात्मक ही है, ठीक है। कुछ के साथ भी देखें यहाँ कुछ है, बट यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा। अब ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ए का मतलब सभी है, ई का मतलब कोई नहीं, आई का मतलब कुछ के लिए और ओ का मतलब कुछ नहीं के लिए, ठीक है। अब याद रखना, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी पूरा का पूरा जो वाक्य है ना पूरा सही है, ऑल पॉजिटिव। ई का मतलब होता है ऑल निगेटिव, मतलब पूरा का कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। और आई का मतलब होता है सम, कुछ पॉजिटिव, कुछ थोड़ा बहुत है, सेंटेंस में दम है। और सम का यहाँ पर ओ का मतलब होता है सम नेगेटिव, यानी कि पूरा का पूरा कुछ नहीं, ठीक है। तो ए का मतलब है ऑल सभी, ये मतलब है कोई नहीं, ये मतलब कुछ, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिया, तो सभी व्यक्ति धार्मिक हैं, तो ये हो गया आई फॉर्म। हमने कहा कुछ व्यक्ति धार्मिक हैं, कुछ ही व्यक्ति धार्मिक हैं, तो हमने इसको लिया, हमने इसको प्रदर्शित किया किससे? आई फॉर्म से, ठीक है। ये ए फॉर्म हो गया, ए साइन से हम इसको समझेंगे कि सभी व्यक्ति धार्मिक हैं। कुछ व्यक्ति धार्मिक हैं, आई फॉर्म से समझेंगे। कुछ व्यक्ति धार्मिक नहीं है को हम ओ फॉर्म से समझेंगे, और आगे कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है को ई फॉर्म से हम समझेंगे, ठीक है। ये हो गया ना। तो आप मुझे ये बताओ, यदि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, तो आपको यहाँ दिख रहा कि विपरीत कौन किसके है, ठीक है। ए के विपरीत कौन है, ठीक है। यहाँ पे ए इसका उपाश्रित है, यहाँ पे ई ओ का उपाश्रित है, यहाँ पे आई इसका उपविपरीत है। आपने देखा ना। तो आप कमेंट में लिख के बताओ मुझे, कि आप कमेंट में बताना कि निम्न में से कौन सा तर्क वाक्य विरोधी है, कौन सा एक दूसरे के विरोधी या उप विपरीत है, ठीक है। AIOU में कि सभी व्यक्ति धार्मिक हैं, कुछ व्यक्ति धार्मिक हैं, कुछ व्यक्ति धार्मिक नहीं है, या कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है। यदि आपको ये डायग्राम समझ में आया कि कौन किसके विपरीत है, कौन किसका व्याघाती है, तो आप बताओ मुझे कि ये जो वाक्य यहाँ पे दिख रहा है, इस वाक्य में से कौन सा वाक्य किसके विरोध में आया है। ये चारों वाक्य हैं, बताना है निम्न में से कौन सा तर्क वाक्य विरोधी है, ठीक है। आप इसको कमेंट में लिखिए। अब जब मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो और इजी मैंने यहाँ कर दिया इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौम, यानी पूरा का पूरा, ठीक है। पार्टिकुलर का मतलब होता है कुछ खास या विशेष होता है पार्टिकुलर का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। यहाँ मैंने आई ई ओ और आई को, यहाँ पे AEIO को मैंने वो इंग्लिश में भी बता दिया है, ठीक है। आप इसको देखना। और एक सूत्र मैंने दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, आप पेन कॉपी उठाए लिख लीजिए। यदि आपका पहला कथन ए है और दूसरा कथन भी ए है, तो आपका निष्कर्ष ए ही निकल के आएगा, यानी ऑल सभी निकल के आएगा, ठीक है। कंक्लूजन आपका ए ही निकल के आएगा। यदि आपका पहला कथन ए है, दूसरा कथन ई है, तो आपका कंक्लूजन ई निकल के आएगा। अब आपको पता है कि ई में कौन होता है? कोई नहीं, वाक्य निकल के आता है कोई नहीं के लिए, ठीक है।
यदि आपका पहला कथन ई है और दूसरा कथन ए है तो आपका कंक्लूजन ओ निकल के आएगा। ठीक है, यदि पहला कथन ई है और दूसरा कथन आई है तो भी कंक्लूजन ओ ही निकलेगा। यदि पहला कथन आई है दूसरा कथन ए है तो कंक्लूजन ओ ही निकल कर आएगा। यदि पहला कथन आई है प्लस दूसरा कथन ई है तो भी कंक्लूजन ओ ही निकल कर आएगा। ठीक है, अब ओ का कंक्लूजन आप समझ ही रहे हैं कि ओ का मतलब होता है कुछ नहीं के लिए। ठीक है, और यदि आई कथन है, आई कथन है, आई का मतलब आप समझते हैं कुछ के लिए, तो दोनों यदि ऐसे हैं तो कोई कुछ इन निकल के आएगा, मतलब कुछ नहीं निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस प्रकार यहाँ पे a प्लस ए बराबर का सभी निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पे जो आई फॉर्म है ना, आई का मतलब होता है कुछ के लिए। ठीक है, कुछ के लिए, तो यहाँ पे इन निकल के आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं निकल, कुछ कुछ दोनों ही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ आगे, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम वैसे वही वाला है जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे जो डायग्राम है, एक चीज़ आपको समझना है कि ए और ई में विपरीत संबंध है। ठीक है, एक प्रश्न आता है ए और ई में विपरीत संबंध, यानी जो मैंने आपको दिखाया वही यहाँ पे उसका आंसर आ गया, यही आपको आंसर मिल गया जो मैं आपको प्रश्न कर रही थी। तो ए और ई में कैसा संबंध है, ए और देखिए ए और ई में कैसा है, विपरीत संबंध है। ए और आई में उपाश्रित संबंध है। ठीक है, ई और ओ में उपाश्रित संबंध है, आई और ओ में उप विपरीत, ये प्रश्न आता है, सब कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, ये प्रश्न आता है। तो ए और ओ में व्याघातक संबंध है, उसी प्रकार ई और आई में भी व्याघातक संबंध है। ठीक है, ए और लिख लीजिए आप इसको, ये बड़ा काम आएगा आपके पेपर में। ए और आई में उपाश्रित संबंध है, उसी प्रकार ई और आई में भी उपाश्रित संबंध है। ठीक है, फिर से दिया यहाँ कि ए सभी के लिए होता है, ई कोई नहीं के लिए साइन होता है, आई कुछ के लिए होता है, और ओ जो है कुछ, ये वाले को पकड़िएगा यहाँ से, कुछ के नहीं। ठीक है, ये जो पहला वाक्य है ना, कुछ नहीं यहाँ से, और ये सभी यहाँ से कुछ नहीं के लिए होता है ओ साइन। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसको आप लिख लें कि कुछ आदमी ईमानदार हैं और कोई आदमी ईमानदार नहीं है, तो दोनों में क्या संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा। ठीक है, कि कुछ आदमी ईमानदार हैं और कोई आदमी ईमानदार नहीं है, दोनों में कैसा होगा, विपरीत संबंध है। एक तो कुछ आदमी ईमानदार है और फिर एक बिल्कुल नहीं है, तो दोनों में क्या हो गया, विपरीत हुआ। फिर देखेंगे अगला जो वाक्य है कि कुछ आदमी ईमानदार हैं और कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, तो अनविपरीत संबंध होगा। यहाँ पे क्या था, विपरीत, कुछ आदमी ईमानदार और कुछ आदमी नहीं, तो क्या था, ये था। ठीक है, विपरीत। और इसे कुछ आदमी ईमानदार हैं, देखिए वाक्य को बिल्कुल पकड़िएगा आप, लेकिन यहाँ कोई आदमी था, यहाँ कुछ आदमी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोई था, बहुत भ्रम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा, कितना भी इसका कठिन प्रश्न है आप सॉल्व कर लेंगे और आपके 4 अंक सही हो जाएंगे। मुश्किल से 2 प्रश्न यहाँ से आता है। तो अनविपरीत संबंध है। यदि प्रश्न आता है कि सभी आदमी ईमानदार हैं और कुछ आदमी ईमानदार नहीं हैं, तो व्याघाती संबंध होगा। और उसी प्रकार कोई आदमी ईमानदार नहीं है और कुछ आदमी ईमानदार हैं में भी व्याघाती संबंध ही हुआ। ठीक है, ऐसे वाला, ऐसे जो आता है, ये दोनों व्याघाती संबंध है। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है कि सभी आदमी ईमानदार हैं का कुछ आदमी ईमानदार हैं से उपाश्रित संबंध है, और कोई आदमी ईमानदार नहीं है का कुछ आदमी ईमानदार नहीं है में उपाश्रित संबंध ही होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आया है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ये देखो प्रश्न आ गया आपके सामने। ठीक है, ये आया है आपका प्रश्न, ये वाला प्रश्न जो मैं आपको बता रही ना, व्याघातक वगैरह वगैरह। यहाँ प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तर्क वाक्य ए और तर्क वाक्य ई व्याघातक हैं, इस तरह दिया रहा। ठीक है, ये पे ऐसा नहीं लिखा कि ए तर्क वाक्य यानी जो भी सभी तर्क वाक्य या कुछ तर्क वाक्य, ये सीधे साइन उठा लिया है कि ए यानी सभी के लिए होता है और ई का मतलब होता है कोई नहीं के लिए। तो ए तर्क वाक्य और क्या ई तर्क वाक्य व्याघातक हैं, दोनों ऐसे हैं। अब आप इसको डायग्राम को जल्दी से ऐसे फटाफट बनाओगे। ठीक है, आप जल्दी से बनाओगे, आप क्या करोगे, यहाँ जल्दी से आप ई लिखोगे, ए लिखोगे, यहाँ पे ई लिखोगे, और फटाफट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप ओ लिख दोगे। अब देखोगे ये कह रहा है कि क्या तर्क ए तर्क वाक्य व्याघातक है, ये व्याघातक है। ये जो ऐसे सीधी लाइन आती है ना, इसको हम क्या व्याघातक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ए और आई व्याघातक है, आपने देखा तो ए आई व्याघात, ए और ई व्याघातक तो बिल्कुल नहीं है। फिर आप देखेंगे कि तर्क वाक्य ए और ओ व्याघातक है, तो बिल्कुल ए और ओ जो है वो व्याघातक है, ये देखिए। ठीक है, ए और ओ व्याघातक है ना, तो ये देखिए है ना। ओके, तो ये हमारा सही हो गया, पहला तो हमारा बी सही हो गया।
फिर तीसरा कहता है कि ई और ओ व्याघातक हैं, तो यहाँ भाई ई और ओ कैसे व्याघातक होंगे, ठीक है, ई और ओ कैसे होंगे, ये तो सब अल्टर है, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रेरी है, ठीक है, सब, हाँ सब कॉन्ट्रेरी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो बी सही था। और हमारा अब आगे आई और ओ कह रहा है, तो आई और ओ कहाँ रहेगा, देख लीजिए, आई, ये आई है, ये आई है और ये ओ है, तो वो भी सही नहीं है। आई और ई हमारा और ए और ओ हमारा राइट आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं आई और ओ, ये देखिए ई नंबर पे है, तो हमारा यहाँ पे बी और सी बिल्कुल सत्य हमारा आ जाएगा। बी और सी तर्क वाक्य यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास मैंने बताई है, इसको आप एक बार दो बार आप अच्छे से देखो मैं क्या बोलने का प्रयास कर रही हूँ। आपको अच्छे से साइन पता होना चाहिए, ठीक है, जो साइन है वो साइन जितना अच्छा आपको पता रहेगा, आपको सूत्र पता होगा। जब तक सूत्र पता नहीं होगा ना, एक तो ये वाला सूत्र आपको पता होना चाहिए और दूसरा आपको ये वाला सूत्र पता होना चाहिए। ये सूत्र पता नहीं होगा और एक मैंने डायग्राम ऑलरेडी ग्रुप में दिया है, जब तक वो डायग्राम पता नहीं होगा तब तक ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। इसको आपको डायग्राम बंधु करना पड़ेगा, ये बहुत सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये वाले प्रश्न भी और हेत्वाभास प्रमाण उपमान वाले प्रश्न भी। तो एक ये सूत्र है, आपको ये वाला सूत्र पता होना चाहिए कौन किसके लिए है, ठीक है, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, ये वाली ये सूत्र, ये सब सूत्र ही हैं। ये जो वाक्य है ना कि ए का मतलब है सर्वव्यापी सकाश स्वीकारात्मक है, ई कोई नहीं, यानी पूरा वाक्य नकारात्मक जाएगा, कोई नहीं मतलब कुछ भी नहीं, एक रत्ती का उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है। कुछ के लिए अंशव्यापी हो गया और वो कुछ के लिए नहीं अंशव्यापी हो गया, तो मतलब ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान देना और कोशिश करो आप करके रखो। या जो इंग्लिश में जिनको समझ में आता है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी है, ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, इसको भी आप देख सकते हैं और अपने आंसर को आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।